हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता बुक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट स्टील स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 टू 210। ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे स्टेट पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में एंड एसएससी जेई में। क्वेश्चन नंबर 201, a fixed beam made of steel is shown in figure. At collapse, the value of load P will be equal to। एक फिक्स्ड बीम है, उसमें लोड दिया हुआ है सेंटर पे। आपको कॉलेप्स लोड बताना है। ठीक है, जब जो बीम में कॉलेप्स होगी तो उस टाइम ये जो लोड है P, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें हम स्टेप 1 में क्या करेंगे कि पहले हम इसमें डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालेंगे। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अननोन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। यदि इस बीम में हम बात करते हैं तो वर्टिकल लोड है। ठीक है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो होगी नहीं दोनों एंड पे, तो क्या होगा यहाँ पर दो तो वर्टिकल अननोन होंगे हमारे पास और दो मोमेंट। तो टोटल अननोन कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होगी? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस हम जीरो कर सकते हैं एंड समेशन ऑफ मोमेंट, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मोमेंट को जीरो कर देंगे। तो दो हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। 4 - 2 इक्वल्स टू यहाँ पर कितना होगा, 2। नंबर ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितनी हो गई है इस फिक्स्ड बीम के लिए, 2। इसका मतलब क्या होगा कि इस बीम में दो इनडिटर्मिनेसी है। यदि हमें इस स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम दो हमें प्लास्टिक हिंज यहाँ पर होना चाहिए इस बीम में, तब वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट। और उसके बाद में जैसे यहाँ पर प्लास्टिक हिंज की बात करते हैं तो एक प्लास्टिक हिंज इस एंड पे होगा और सेकेंड इस सेकेंड एंड पे। तो पहले प्लास्टिक हिंज कहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर मोमेंट ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा कहाँ पर आएगा मोमेंट, दोनों एंड पर। तो दोनों प्लास्टिक हिंज यहाँ पर बनेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट। बट हमें क्या करना है, कॉलेप्स लोड निकालना है। कॉलेप्स लोड कितना होगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक मैकेनिज्म बनाते हैं। तो मैकेनिज्म कब बनता है, जब प्लास्टिक हिंज डिटर्मिनेट के बाद में एक और बन जाए। मतलब क्या होगा, इनडिटर्मिनेसी कितनी है, 2। यदि यहाँ पर एक और प्लास्टिक हिंज बन जाता है तो ये जो बीम है ये क्या, इसमें क्या बनेगा, मैकेनिज्म बनेगा। ठीक है, और ये बीम क्या हो जाएगी, कॉलेप्स हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकाल ली। तो हमें प्लास्टिक हिंज कितने लगेंगे, नंबर ऑफ हिंजेस या प्लास्टिक हिंजेस रिक्वायर्ड, कितने रिक्वायर्ड होंगे, DS + 1। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी है, 2। तो यहाँ पर मैकेनिज्म के लिए हमें नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज लगेंगे कितने, 3। अब ये बीम है, बीम में दो सेक्शन अलग अलग हैं। ये सेंटर पर लोड P है, ये एंड फिक्स है और ये भी फिक्स है। इस सेक्शन की जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी वो MP है और ये 2 MP। L/2 सेंटर में लोड लग रहा है, L/2। यदि हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, ये बीम, ये एक हिंज यहाँ पर बनेगा फर्स्ट, ये सेकेंड, और थर्ड कहाँ पर बनेगा, अंडर द लोड सेंटर में। एक ही प्लास्टिक हिंज बनेगा। ठीक है, ये P, ये एंगल होगा थीटा। अब यहाँ पर ये सेंटर में लोड है। ठीक है, तो सिमेट्री से यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा। चारों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम मोमेंट की बात कर लेते हैं। मोमेंट इस एंड पे यदि हम देखेंगे तो कितना है, MP। इस एंड पे कितना होगा, 2 MP। अब इस जॉइंट पर हम देखते हैं सेंटर पे, तो इस जॉइंट की यदि हम बात करेंगे तो ये जॉइंट कब कोलैप्स हो जाएगा, मिनिमम इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, MP के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट कितना होगा, MP। इस जॉइंट पे कितना हो जाएगा, MP। मतलब MP इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। यूजिंग
वर्चुअल वर्क मेथड। इसमें क्या होता है, वर्क डन हम निकालते हैं एक्सटर्नल बराबर वर्क डन इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल लोड था, लोड इनटू ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर डेल्टा, डेल्टा बराबर इंटरनल वर्क डन की बात करेंगे तो इस एंड पे इंटरनल वर्क डन कितना हो जाएगा, मोमेंट इनटू रोटेशन प्लस ये जो जॉइंट सेंटर में इसमें कितना होगा, एम पी प्लस ये एक थीटा आएगा, एम पी थीटा प्लस एक ये वाला थीटा होगा तो ये भी कितना है, एम पी थीटा, ये अपना सेंटर में होगा। और सेकेंड एंड पे कितना हो जाएगा, प्लस 2 MP इंटू थीटा, P इंटू डेल्टा बराबर ये MP ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 MP इंटू थीटा। अब हमें रिलेशन निकालना है डेल्टा और थीटा में, तो क्या रिलेशन होगा, यदि हम यहाँ पर देखें रिलेशन, ये बीम है, ये थीटा है, ठीक है, ये डेल्टा है और ये कितना है, L/2। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आएंगे, तो इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो थीटा L/2 इन बराबर डेल्टा, ये रिलेशन है। तो यहाँ पर हम डेल्टा की जगह क्या रख देंगे, थीटा L/2, थीटा से थीटा कैंसिल होगा तो P कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 MP/L। मतलब बीम जब कॉलेप्स होगी तो ये लोड कितना हो जाएगा, 10 MP/L। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरीके से आप किसी भी बीम में कॉलेप्स लोड निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202, the ratio of collapse load of a probed cantilever of span L carrying a UDL throughout the span to date of a simply supported beam carrying the same load। यहाँ पर आपको एक रेशियो पूछा गया है कॉलेप्स लोड का, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो दोनों में आपको निकालना है कॉलेप्स लोड और उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। और इस पे लोड कौन सा है बीम पे, दोनों में सेम लोड है, सेम कौन सा है, यहाँ पर दिया हुआ है UDL। तो आप स्टील स्ट्रक्चर की जो इस प्ले लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 120 और क्वेश्चन नंबर 176 ये दोनों क्वेश्चन आप देख लो तो आपको ये प्रोब्ड कैंटिलीवर में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम कॉलेप्स लोड निकालते हैं, क्योंकि उसकी प्रोसीजर बहुत लेंथी, उसमें ज़्यादा समय लगेगा और मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन नंबर 120 और 176 में आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेगा 176 उसमें कंटिन्यूअस बीम होगी, इस तरीके से कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस बीम में क्या होगा कि ये सपोर्ट तो प्रोब्ड सपोर्ट हो जाएगा आपका, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, और ये सपोर्ट किसका काम करेगा, फिक्स्ड का, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कैंटिलीवर, प्रोब्ड कैंटिलीवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू देख लेते हैं। 3 टाइप की बीम है, पहली फिक्स्ड बीम है, सेकेंड सिंपली सपोर्टेड बीम और थर्ड है प्रोब्ड कैंटिलीवर। फिक्स्ड बीम में पॉइंट लोड है तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, जो कॉलेप्स लोड होगा वो 8 MP/L, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था वर्चुअल वर्क मेथड, उसी से आपको करना है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, उससे हो जाएगा। और फिक्स्ड बीम में UDL होगा तो कितना होगा, 16 MP/L। और अगर लोड सेंटर में नहीं लगता है तो इस केस में अगर ये A और ये B है तो ये कॉलेप्स लोड का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर हिंज एक, यहाँ पर प्लास्टिक हिंज बनेगा, सेकेंड इस एंड पे, मतलब प्लास्टिक हिंज कहाँ पर बनते हैं, पहले एंड में बनेंगे और फिर अंडर दी लोड। अब सिंपली सपोर्टेड की बात करते हैं तो सिंपली सपोर्टेड में क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, डिटर्मिनेट होती है। अगर डिग्री आप स्टैटिक इनडिटर्मिनेशन निकालेंगे तो कितनी आएगी, 0, किसकी, सिंपली सपोर्टेड बीम की। तो उस केस में हमें मैकेनिज्म के लिए कितने प्लास्टिक हिंज की आवश्यकता होगी, DS+1 और D कितना है, DS कितना, 0+1, तो यहाँ पर
सिर्फ एक प्लास्टिक हिंज बनेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम में कितने प्लास्टिक हिंज बनेंगे? ओनली वन। और वो कहाँ पर बनेगा? अंडर दी लोड, क्योंकि ये दोनों तो सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पर प्लास्टिक हिंज नहीं बनेंगे। तो कहाँ पर बनेगा? अंडर दी लोड। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, मैंने बता दिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैसे ये फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है कि प्रोप्ड कैंटिलीवर में, ये प्रोप्ड कैंटिलीवर है, इस प्रोप्ड कैंटिलीवर में और आपको फिक्स्ड बीम में, एक मिनट देख लेते हैं ना क्या दिया हुआ आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम में, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। इन दोनों में जो कॉलेप्स लोड है, ये कॉलेप्स लोड है और ये सेकंड है, ठीक है। इसका आपको रेशियो निकालना है। तो सिंपल यहाँ पर आप रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1.457। क्वेश्चन नंबर 202 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टोमेरिक बेरिंग्स पेड्स आर। तो इसमें पहले हम थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो बेरिंग पेड्स होते हैं इलास्टोमेरिक, इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रिज बेरिंग्स आर स्ट्रक्चरल इक्विपमेंट आर डिवाइस इंस्टॉल्ड बिटवीन ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर। ब्रिज में सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बीच में हम एक डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं जिसको कहा जाता है ब्रिज बेरिंग, जो कि ट्रांसफ़र करता है लोड सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर में, ठीक है। कौन से लोड? इंक्लूडिंग अर्थक्वेक लोड्स, विंड लोड, ट्रैफिक लोड्स एंड सुपर स्ट्रक्चर सेल्फ वेट। सुपर स्ट्रक्चर का भी वेट वो बेरिंग ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसके टाइप हम देख ले तो पहला होता है इलास्टोमेरिक बेरिंग्स फॉर ब्रिज। ये मैन्युफैक्चर्ड होता है सिंथेटिक और नेचुरल रबर से। इट इज़ नाइदर एक्सपेंसिव नॉर रिक्वायर्स कंसिडरेबल मेंटेनेंस, ठीक है। ये नेचुरल रबर है तो इसमें कोई कोरोजन वाली बात नहीं होगी, ठीक है। और इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम लगता है, ठीक है, नहीं के बराबर इसमें मेंटेनेंस लगेगा। और ये सस्ता भी होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में, ये आपका है इलास्टोमेरिक बियरिंग्स फॉर ब्रिज। नेक्स्ट इसमें होता है रोलर बियरिंग फॉर ब्रिज। अब इसमें 2 टाइप होते हैं, एक सिंगल रोलर होता है और एक मल्टीपल रोलर। इस फिगर में आपको दिखेगा ये एक रोलर है और इसे मल्टीपल ये रोलर है, ठीक है। ये सुपर स्ट्रक्चर है और ये लोड ट्रांसफ़र होगा सब स्ट्रक्चर में। सिंगल में क्या होता है? बेरिंग विच कंपोज्ड ऑफ वन रोलर, इसमें एक रोलर होगा, मल्टीपल में ज़्यादा रोलर होते हैं। सिंगल रोलर में क्या होगा? ये सस्ता होगा टू मैन्युफैक्चर बट इट्स वर्टिकल लोड कैपेसिटी इज़ लिमिटेड। ये वर्टिकल लोड ज़्यादा नहीं ले पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही यहाँ पर रोलर है। यदि हम ज़्यादा रोलर लगा देंगे तो ये वर्टिकल लोड को भी कैरी करेगा बट एक्सपेंसिव होगा। जितने ज़्यादा रोलर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। और इसमें एक क्या प्रॉब्लम आती है कि इसमें आपको रेगुलर इंस्पेक्शन करना होगा, किसमें? रोलर बियरिंग फॉर ब्रिज में। एंड रिहेबिलिटेशन शुड बी कंडक्टेड सिंस रोलर बियरिंग्स आर ससेप्टिबल टू कोरोजन एंड डैमेज, ठीक है। तो जो रोलर बियरिंग्स होता है उसमें ये स्टील का होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कोरोजन भी होगी, ठीक है, डैमेज भी हो सकता है, तो ये इसमें प्रॉब्लम्स आती है। अब ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन इजी लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 203, इलास्टोमेरिक बेरिंग्स पेड आर। फ्लेट सॉलिड मेटल प्लेट्स, फ्लेट नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब ये मेटल नहीं होंगे, रबर के होते हैं वो। प्रीफरेबल टू स्टील रोलर बेरिंग्स सिंस दे डू नॉट रिक्वायर एनी पीरियोडिकल मेंटेनेंस। तो ये करेक्ट हो जाएगा। हम प्रीफर करते हैं किसके कंपेयर में? स्टील रोलर बेरिंग के कंपेयर में, क्योंकि जो इलास्टोमेरिक बेरिंग होते हैं उसमें पीरियोडिकली हमें मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता क्योंकि वो रबर के होते हैं। सी ऑप्शन, नॉट एज सेटिस्फैक्ट्री फॉर कॉन्क्रीट ब्रिजेस एज दे आर फॉर स्टील ब्रिजेस। ये गलत होगा, ये कॉन्क्रीट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, कॉन्क्रीट ब्रिज के लिए भी। मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से नहीं होता है ये, हमने देखा सिंथेटिक या नेचुरल रबर उससे बने हुए होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 203 में ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 204, to transform an indeterminate frame with a degree of indeterminacy r into a determinate one, the number of plastic hinges required is। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक इनडिटर्मिनेट फ्रेम है, उसको यदि आपको डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करना है तो कितने प्लास्टिक हिंजेस की आवश्यकता होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, एक फिक्स्ड बीम है, ठीक है। फिक्स्ड बीम में यदि हम निकालते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, यहाँ पर वर्टिकल लोड है, ठीक है, बीम में वर्टिकल लोड आ रहा है, तो यहाँ पर अननोन कितने हो जाएंगे, एक अननोन होगा ये वर्टिकल रिएक्शन, सेकेंड अननोन ये वर्टिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, दोनों एंड पे एक एक रिएक्शन है वर्टिकल, और मोमेंट, तो 4 अननोन होंगे, माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारी होगी समेशन v इक्वल टू 0 समेशन m इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी है, 2। इस इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को यदि हमें डिटर्मिनेट करना है तो यहाँ पर मिनिमम हमें 2 प्लास्टिक हिंज की आवश्यकता होगी, मतलब 2 प्लास्टिक हिंज यदि डेवलप होंगे तो वो जो स्ट्रक्चर है वो इनडिटर्मिनेट से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जितनी इनडिटर्मिनेसी है उतने ही हमें प्लास्टिक हिंज की रिक्वायर्ड होंगे वो, तो ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें कुछ और डिटेल दी हुई है वो भी पढ़ लेते हैं। वैसे ये भी मैंने आपको बता दिया, अगर आप स्टार्टिंग से क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से यदि आप स्टार्ट करते हो स्टील स्ट्रक्चर के, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लोअर बाउंड थ्योरम होती है एक, उसका नाम है स्टैटिकल मेथड, एक होती है अपर बाउंड थ्योरम, उसको मैकेनिज्म मेथड भी कहा जाता है। इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द मिनिमम लोड एट विच देयर इज an onset of plastic deformation or plastic hinge formation at any point in the structure। लोअर बाउंड में क्या होता है कि वह मिनिमम लोड जिससे कि कम से कम उसमें जो पहला प्लास्टिक हिंज बनता है उसके लिए कितना लोड होगा, उस लोड को इस मेथड से प्रेडिक्ट करते हैं। यदि हम इसमें लोड इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, मोमेंट एट सम अदर पॉइंट इन द स्ट्रक्चर एक्सीड्स इट्स प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ वन मोर प्लास्टिक हिंज। यदि बीम पे लोड बढ़ाया जाता है तो कोई एक ऐसा और पॉइंट होगा जहाँ पर उस पॉइंट पर मोमेंट जो कैपेसिटी होगी उस बीम की उससे ज़्यादा लोड होगा, ठीक है, जो लोड हम लगाएंगे वो लोड ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, एक और प्लास्टिक हिंज बन जाएगा। When sufficient number of plastic hinges are formed to finally destabilize the structure and cause it collapse, this is called mechanism। अब क्या होगा कि नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज, यदि हमने देखा यहाँ पर एक फिक्स्ड बीम है, यहाँ पर 2 प्लास्टिक हिंज बने, अब यदि इससे एक ज़्यादा और प्लास्टिक हिंज बनता है, ठीक है, ये अंडर द लोड ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मोमेंट आएगा, तो यहाँ पर प्लास्टिक हिंज बनेगा तो क्या होगा कि जो बीम है या जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेम है, वो कॉलेप्स हो जाएगी। और उस कॉलेप्स लोड के लिए हम क्या करते हैं, कॉलेप्स लोड निकालने के लिए जो मेथड का यूज़ करते हैं उसका नाम होता है अपर बाउंड थ्योरम या मैकेनिज्म मेथड। इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द लोड दैट शैल कॉज सच अ मैकेनिज्म टू फॉर्म। प्लास्टिक हिंजेस रिक्वायर्ड टू बी इक्वल टू आर in order to turn an indeterminate structure into determinate। ठीक है, इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेट में यदि हमें स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर मिनिमम जो प्लास्टिक हिंजेस होंगे वो कितने होंगे, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के बराबर। और नंबर ऑफ हिंजेस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रक्चर इनटू मैकेनिज्म इज इक्वल टू r+1। सिंपल है। अब यहाँ पर 3 कंडीशन में हम समझ लेते हैं। लोअर बाउंड थ्योरम है, यदि उससे बिलो है लोड तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सेफ होगा। यदि लोड मतलब प्लास्टिक हिंज यदि एक बन गया है और उसके बाद में यदि हम और लोड लगा रहे हैं तो कुछ प्लास्टिक हिंज बन जाएंगे, डिफॉर्मेशन सेल इंक्रीज और उसमें डिफॉर्मेशन होते जाएगा स्ट्रक्चर में। अपर बाउंड प्लास्टिक हिंजेस विल कॉज मैकेनिज्म टू फॉर्म एंड कॉज द स्ट्रक्चर टू कोलैप्स। यदि लोड अपर बाउंड प्लास्टिक मेथड में जो लोड हम कैलकुलेट करते हैं वो लोड यदि उस बीम पे आता है तो क्या होगी, बीम कोलैप्स हो जाएगी। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन, इसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके जो हमने इतना डिस्कस किया है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, बट इसमें बहुत सारे आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इससे बनेंगे।
अब ये भी क्वेश्चन आते हैं कि जो अपर बाउंड थ्योरम है उसमें कौन कौन सी इक्वेशंस, कौन कौन सी कंडीशंस का यूज़ होता है, तो मैकेनिज्म और इक्विलिब्रियम, और लोअर बाउंड में इक्विलिब्रियम और यील्ड कंडीशन। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों मेथड में यूज़ होती है, और लोअर बाउंड में जो लोअर लोड होगा वो यील्ड होता है, और अपर बाउंड में जो मैक्सिमम लोड होगा, अल्टीमेट लोड होगा, वो होता है मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205। The notching in a simply supported timber beam of span L and depth D should be restricted to the region। सिंपली सपोर्टेड टिम्बर बीम है, ठीक है। टिम्बर बीम में जो नोचिंग होती है वो किस में रिस्ट्रिक्टेड होगी, किस जोन में? L/6 फ्रॉम सपोर्ट, L/6 फ्रॉम मिड स्पान, L/6 आर 3D फ्रॉम द मिड स्पान, L/6 आर 3D फ्रॉम द सपोर्ट्स, विच एवर इज लेस। समझते हैं थोड़ा इसको। नोचिंग, कटिंग, स्लोट्स और होल्स, ये हम टिम्बर बीम में करते हैं। क्यों करते हैं? आर रिक्वायर्ड इन टिम्बर बीम फॉर सिटिंग पर्पसेस। मतलब ये अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये एक सपोर्ट है, ये सेकंड सपोर्ट है, ठीक है, ये बीम है। अब क्या होगा कि इस बीम पे यदि हमें दूसरे मेंबर को, जो दूसरे मेंबर है उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से कट कर देते हैं, ठीक है। या तो कट कर देंगे या होल बना देते हैं, ठीक है, ताकि दूसरे मेंबर हम उसको कनेक्ट कर पाएँ। तो अब यहाँ पर इसकी जो रेंज होती है, अभी कट कहाँ पर करेंगे, तो यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमें पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो बेंडिंग मोमेंट और शियर स्ट्रेस, ठीक है, नोचिंग हम ज़्यादा भी नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा कि जो बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस है वो अगर ज़्यादा हो जाएगी तो बीम क्या हो जाएगी, वहाँ पर कोलैप्स हो जाएगी। तो हमें उसका भी ध्यान रखना होता है। तो जो नेट सेक्शन होगा, मतलब आपने नोचिंग करी, ये कट किया, कट करने के बाद जो नेट सेक्शन होगा रिमेनिंग आफ्टर नोचिंग शुड बी सेफ, वो सेफ होना चाहिए बेंडिंग और शियर स्ट्रेस के लिए। अब ये किस जोन में होगा? इस जोन में आप नोचिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बेंडिंग यहाँ पर कम होता है, सपोर्ट पे तो बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है, ठीक है। तो सपोर्ट पे आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हो, तो सपोर्ट से L/6 या 3D, ये सपोर्ट से L/6, ठीक है, इसमें L/3 दिया हुआ, ये भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तभी यहाँ पर L/3 समझ लीजिए आप। ये L/3 सपोर्ट से L/3 तक दोनों सपोर्ट से L/3 इस जोन में आप नोचिंग कर सकते हो। और ये सेंट्रल वाला जो होगा L/3 नो नोचेस परमिटेड, इसमें किसी भी प्रकार की आप कटिंग नहीं कर सकते हो, इसमें कोई भी नोचेस नहीं कर सकते हो, करेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि ये तो एक रेंज दी गई है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम सपोर्ट से सिर्फ L/6 तक ही नोचिंग करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आप 2 लोगे तो L/3 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये कितना हो जाएगा, L/6। सपोर्ट से आप L/6 तक नोचिंग करोगे, या 3D, जो भी इसमें दोनों में से कम हो जाए। क्वेश्चन क्या है, नोचिंग इन अ सिंपली सपोर्टेड टिम्बर बीम ऑफ स्पान L एंड डेप्थ D शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन। किस रीजन में हम नोचिंग करेंगे, कौन सा रीजन होगा जहाँ पर कि नोचिंग रिस्ट्रिक्टेड होगी, सिर्फ वहीं पे आप कर सकते हो नोचिंग, तो ये वाला रीजन है L/6 या 3D फ्रॉम द सपोर्ट। कहाँ से? सपोर्ट से, ये याद रखना, सपोर्ट से, विच एवर इज लेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके अलावा भी आप ये याद रख सकते हो, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो नोचिंग होगा उसकी जो मैक्सिमम डेप्थ होगी वो D/6 हो सकती है, और मैक्सिमम विड्थ हो सकती है D/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206। A steel beam of rectangular cross section is clamped at both ends. Plastic deformation is just observed when the UDL on the beam is 10 kN per meter. At the instant of collapse, the load on the beam will be। स्टील बीम है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ रेक्टेंगुलर, दोनों एंड पर क्या है, वो क्लेम्ड है, मतलब फिक्स्ड बीम है। एक फिक्स्ड बीम है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आपको दिया गया है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज जस्ट ऑब्जर्व जब यूडीएल कितना है, 10 kN पर मीटर, मतलब पहला प्लास्टिक हिंज बनता है तो उस टाइम जो लोड है यूडीएल वो कितना है, 10 kN पर मीटर। आपको लोड बताना है कि जब बीम कोलैप्स होगी। समझते इस क्वेश्चन को?
फिक्स्ड बीम है, क्रॉस सेक्शन यहाँ पर आपको क्या दिया, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। लोड कौन सा है इसमें, यूडीएल। तो इस केस में जो पहला प्लास्टिक हिंज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, एंड में। तो मान लेते इस एंड पे बना, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना होता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट वो होता है WL²/12, करेक्ट। और फिक्स्ड एंड मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यील्ड मोमेंट के बराबर, जहाँ पर कि पहला प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हो रहा है वो मोमेंट, वो लोड होगा, ठीक है। तो ये W बराबर My12/L²। यदि L² को हम, UDL है तो UDL क्या होता है, लोड इनटू स्पान। तो इसको यदि हम L लिखते हैं तो ये हो जाएगा WL, और इस WL को हम लिख देंगे UDL। तो ये UDL आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये हो जाएगा 12My/L, ठीक है। UDL आपको कितना दिया हुआ है, 10 kN/m, करेक्ट। अब नेक्स्ट हम निकालते कोलैप्स लोड। कोलैप्स के लिए क्या होगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी हो जाएगी, 2। तो मैकेनिज्म के लिए हमें हिंज कितने लगेंगे, 2 + 1, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये थीटा है, ये थीटा, ठीक है। एंगल सब थीटा होंगे क्योंकि लोड यहाँ पर UDL है। ये मोमेंट भी सेम होगा, मोमेंट आपको दिया हुआ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सेम होगा मोमेंट MP हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है। तो मोमेंट भी क्या होगी, पूरे क्रॉस सेक्शन का जो मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी होगी वो बराबर होगी। अब वही फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था वर्चुअल वर्क मेथड का। एक्सटर्नल लोड या वर्क डन बराबर इंटरनल वर्क डन। एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, लोड W इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि UDL है, UDL के केस में एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू ये डेल्टा है, ठीक है। ये एरिया हो जाएगा बराबर इंटरनल कितना होगा, MP इंटू थीटा, MP थीटा, एक ही MP थीटा है, ये सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 4MP इंटू थीटा। थीटा और डेल्टा में रिलेशन क्या होगा, थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये हो जाएगा आपका θL/2 बराबर डेल्टा, करेक्ट। यहाँ पर हम थीटा की जगह वैल्यू रख देते 4MP, या डेल्टा की जगह रख सकते हैं, जो भी इजी हो आपको करने में कैलकुलेशन। तो ये W/2 इंटू L इंटू डेल्टा की जगह हो जाएगा θL/2 बराबर 4MP इंटू थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल होगा, ये WL कितना हो जाएगा, UDL। और ये हमने कोलैप्स मैकेनिज्म जो बना है उसमें कोलैप्स लोड निकलेगा, तो ये हो जाएगा कोलैप्स या अल्टीमेट लोड बराबर 4MP और ये 2 इंटू 2 4/L। तो ये कितना हो जाएगा, अल्टीमेट लोड बराबर 16MP/L, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आपको क्वेश्चन में अल्टीमेट लोड पूछा गया है कि अल्टीमेट लोड कितना होगा, ये आपको निकालना है, इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। अल्टीमेट लोड बराबर कितना है, 16MP/L, और ये W यील्ड लोड, जब फर्स्ट प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन होगा उस टाइम लोड कितना है 12My/L। तो कितना हो जाएगा 16/12, इसको हम लिख सकते हैं 4/3 इंटू MP/My। ये होता है शेप फैक्टर। रेक्टेंगुलर के लिए शेप फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1.5, ठीक है, 1.5। तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 1.5/3, ये आपका होगा 2। ये एक रेशियो आ गया, अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय यील्ड लोड बराबर 2। अल्टीमेट लोड कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स यील्ड लोड,
यील्ड लोड आपको क्वेश्चन में गिवन है, जब फर्स्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन होगा, तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 206 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, डिटेल में समझाया, इसमें थोड़ा टाइम लगा, बट आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे, और इस टाइप से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207, इन अ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन, एक कंपोजिट कंस्ट्रक्शन है, तो ये ऑप्शन समझने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। कंपोजिट कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कंपोजिट कंस्ट्रक्शन, टू डिफरेंट मटेरियल्स आर बाउंड टुगेदर सो दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। दो अलग अलग मटेरियल से यदि हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से बनाएं, ठीक है, इस तरीके से हम उसको कनेक्ट करें कि वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है। सिंगल यूनिट की तरह अगर लोड लगाएंगे तो दोनों मेंबर में सेम डिफॉर्मेशन होगा। जैसे मान लो एक ये स्ट्रक्चर हमने कंक्रीट का है, इसमें हमने स्टील भी यूज़ करी है, अब इसमें लोड लगाएंगे, दोनों सेम डिफॉर्मेशन होगा, दोनों में सेम यहाँ पर दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ होगी स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक सिंगल यूनिट की तरह होंगे। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इंटरफेस स्लिपिंग इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग शियर कनेक्टर्स। ये शियर कनेक्टर्स क्या होगा? शियर कनेक्टर्स, शियर कनेक्टर्स आर यूटिलाइज्ड कंपोजिट स्ट्रक्चर्स टू एनेबल द कंबाइंड एक्शन ऑफ द कॉन्क्रीट स्लैब एंड द स्टील बीम। कॉन्क्रीट स्लैब है और स्टील बीम है, यदि हम उसमें शियर कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा कि उन दोनों को एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बना देता है। और जो ये अलग अलग मटेरियल हमने यूज़ की है कंक्रीट और स्टील, तो इसके बीच में स्लीप ना हो, स्लीपिंग को भी वो जो इंटरफेस होगी उसके स्लीपिंग को भी प्रिवेंटेड कर सकते हैं बाय यूजिंग शियर कनेक्टर्स। ये आपको दिख जाएंगे यहाँ पर शियर कनेक्टर्स। ये कंक्रीट है, ये स्टील बीम है, और ये लगे हुए हैं शियर कनेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर जब लोड आएगा और ये इस तरीके से डिफॉर्मेशन होगा बीम का, तो इसमें स्लीप जो होगा वो स्लीपिंग को प्रिवेंट करेंगे शियर कनेक्टर्स। अब श्रिंकेज देख लेते हैं। श्रिंकेज अकर्स व्हेन एक्सिस वाटर इवोपरेट्स आउट ऑफ द हार्डन्ड कॉन्क्रीट रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट बाय यूजिंग सेम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, डिफरेंशियल श्रिंकेज कैन बी अवॉइडेड। श्रिंकेज क्या होती है कि जब एक्सिस जो वाटर होता है कॉन्क्रीट में, तो समय के साथ में, टाइम के साथ में क्या होगा कि वो वाटर इवोपरेट होते जाता है और कॉन्क्रीट का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम हो जाता है, कॉन्क्रीट श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको जो डिफरेंशियल श्रिंकेज है, मतलब दो मटेरियल आपने दो कॉन्क्रीट यूज़ करी है, दोनों की ग्रेड अगर अलग अलग रखेंगे तो क्या होगा कि एक ग्रेड वाली कॉन्क्रीट में श्रिंकेज अलग होगा और दूसरी कॉन्क्रीट में श्रिंकेज अलग होगा। यदि आपने एक M30 यूज़ करी है, एक M25 यूज़ करी है, तो दोनों में क्या होगा कि इसमें श्रिंकेज की वैल्यू अलग है, इसमें श्रिंकेज की वैल्यू अलग है, तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल श्रिंकेज। यदि हमने दोनों सेम ग्रेड की कंक्रीट यूज़ करी तो क्या होगा, उसमें डिफरेंशियल श्रिंकेज नहीं होगा। तो डिफरेंशियल श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए हम सेम ग्रेड की कंक्रीट का यूज़ करते हैं। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो टेम्पररी प्रोपिंग, द स्टील पार्ट ऑफ कंपोजिट क्रॉस सेक्शन मस्ट अलोन रजिस्ट सेल्फ वेट एंड अदर कंस्ट्रक्शन लोड्स एज द कॉन्क्रीट एट दैट स्टेज इज इनइफेक्टिव। यदि प्रोप नहीं है, ठीक है, प्रोप का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमने प्री कास्ट मतलब पहले ही हमने बीम बना ली है और उसमें सपोर्ट नहीं दिया है, ठीक है, हमने अगर प्री कास्ट बीम बनाई है और ये सपोर्ट हमने यदि वहाँ पर प्रोप्ड, जैसे प्रोप्ड कैंटिलीवर होती है या सिंपली सपोर्टेड है, तो ये हमने अगर सपोर्ट नहीं वहाँ पर दिए हैं और उस केस में यदि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बीम का, ठीक है, तो जो वेट होगा सेल्फ वेट वो कॉन्क्रीट रजिस्ट नहीं करती है। सो प्रीकास्ट मेंबर इज नॉट ऑलवेज डिजाइन टू कैरी द वेट ऑफ इन सीटू कॉन्क्रीट विदाउट प्रोप्स। बिना प्रोप के हम कॉन्क्रीट को जो बीम है उसको डिज़ाइन नहीं करते, कॉन्क्रीट के सेल्फ वेट को लेने कैरी करने के लिए भी डिज़ाइन नहीं किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन ए, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट होगा। इंटरफेस स्लीपिंग इज प्रिवेंटेड बाय शियर कनेक्टर्स, ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन बी, डिफरेंशियल श्रिंकेज इज ओवरकम बाय यूजिंग द सेम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर बोथ द कंपोनेंट्स। सेम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अगर हम यूज़ करते हैं तो डिफरेंशियल श्रिंकेज इज ओवरकम, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। वहाँ पर डिफरेंशियल श्रिंकेज नहीं आएगी अगर हम सेम कॉन्क्रीट यूज़ करते हैं तो। प्रीकास्ट मेंबर इज ऑलवेज डिजाइन टू कैरी द वेट ऑफ इन सितु कॉन्क्रीट विदाउट प्रूफ, ये इनकरेक्ट होगा। प्रीकास्ट मेंबर को हम डिज़ाइन नहीं करते हैं कॉन्क्रीट के वेट को कैरी करने के लिए, ठीक है। इन सितु कॉन्क्रीट जो होगी उसके वेट को भी कैरी करने के लिए बिना प्रूफ के। ऑप्शन डी, इन सितु कॉन्क्रीट कैन नॉट बी प्री स्ट्रेस्ड, ये गलत होगा। जो इन सितु कॉन्क्रीट है वो प्री स्ट्रेस्ड हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या होगा, थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंदी बनेगा, बट आपके चार जो ऑप्शन है वो चारों क्लियर होंगे, चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएंगे जो भी टॉपिक से उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208, इफ़ ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार, एक बार है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, द गेज लेंथ फॉर द मेजरमेंट ऑफ डक्टिलिटी विल बी, डक्टिलिटी मेजरमेंट करने के लिए जो गेज लेंथ होगी वो कितनी होगी, इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछा है। टेंशन टेस्ट में ही डक्टिलिटी हम मेजर करते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होगा कि उस बार को, जो भी मटेरियल होगा, जिस मटेरियल से बना हुआ है, उसको हम टूटने से पहले अगर इसको एक एंड पे फिक्स कर देते हैं और दूसरे एंड से इसको अगर टेंशन लोड लगाया जाता, पुल किया जाता है, तो ये इसकी क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी और एक पॉइंट के बाद ये टूट जाएगा, जो ब्रेक हो जाएगा। टेंशन टेस्ट ऑन अ बार, गेज लेंथ मीन द लेंथ ओवर विच एक्सटेंशन इज मेजर्ड, और ये फॉर्मूला होता है 5.65 अंडर रूट ए। ए यहाँ पर इनिशियल एरिया, क्योंकि एरिया यहाँ पर क्या होगा, देखो ये एक बार है, अगर सर्कुलर बार है, ठीक है। ये टेंशन लोड, अगर यहाँ पर टेंशन टेस्ट किया जाता है, टेंसाइल लोड लगाया जाता है, तो इसकी लेंथ बढ़ेगी और साथ में क्या होगा कि डायमीटर कम हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जो डायमीटर दिया गया है, डायमीटर नहीं सॉरी क्या दिया है, एरिया, तो जो एरिया है वो कौन सा होगा, ये इनिशियल एरिया, क्योंकि बाद में तो क्या होगा, फाइनल एरिया उसका कम हो जाएगा, तो इनिशियल एरिया है। गेज लेंथ इज इंडिपेंडेंट, ये भी याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में आप देखोगे तो लेंथ ऑफ बार नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट होगी गेज लेंथ, किससे, लेंथ ऑफ बार। मटेरियल से भी मतलब नहीं है कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और उसका शेप क्या है, इन तीनों से वो इंडिपेंडेंट होगी गेज लेंथ। क्वेश्चन नंबर 208, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 209, हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार हैव अ, ठीक है, दो बार हम देख लेते हैं यहाँ पर, एक तो HYSD होता है और एक माइल्ड स्टील। अब इसमें क्या होता है कि जो स्टील है उसमें कार्बन का कंटेंट हम वेरी करते हैं, ठीक है। कार्बन कंटेंट यदि हम कम रखते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी। स्टील में हम क्या करते हैं मेजर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और कॉन्क्रीट में कंप्रेशन। तो स्टील की अगर हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन कंटेंट को बढ़ा देंगे। बट इसके साथ क्या होता है कि कार्बन कंटेंट बढ़ाने के साथ में जो स्टील है वो ब्रिटल होते जाता है, ब्रिटल हो जाएगा, मतलब क्या होगा कि वो ज़्यादा उसमें स्ट्रेच नहीं होगा और वो टूट जाएगा, ठीक है, ब्रिटल हो जाता है मटेरियल यदि हमने कार्बन कंटेंट बढ़ाया। तो एक तरफ हमारा फ़ायदा होगा और उसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो माइल्ड स्टील में क्या होता है कि कार्बन कंटेंट कम होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी कम होगी, बट ये डक्टाइल होता है। और डक्टाइल होगा मतलब इसमें क्या होगा कि इसको स्ट्रेच किया जा सकता है और कुछ लेंथ के बाद में, कुछ स्ट्रेच करने के बाद में ही वो टूटेगा, ब्रेक होगा। तो इसका एक डेफिनेट यील्ड पॉइंट होगा। यील्ड पॉइंट का मतलब होगा कि द स्ट्रेस बियॉन्ड विच अ मटेरियल बिकम्स प्लास्टिक, प्लास्टिक उसमें प्लास्टिसिटी भी थोड़ी होगी माइल्ड स्टील में, क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट कम है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, बट वो डक्टाइल है। और इस साइड हम देखते हैं HYSD, इसका फुल फॉर्म है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, बट ये ब्रिटल होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, हाई यील्ड डिफॉर्म बार हैव अ डेफिनेट यील्ड पॉइंट, गलत होगा, डेफिनेट यील्ड पॉइंट इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये अगर हम इसमें टेंसाइल लोड लगाते हैं तो ये सडनली ब्रेक हो जाएगा। केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट
फ्रॉम माइल्ड स्टील। ये इसमें ये ऑप्शन थोड़ा इसमें देख लेते हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या होगा कि दोनों में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एक ये भी ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी, परसेंटेज इलोंगेशन लेस देन डेट माइल्ड स्टील, ये ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। हाई यील्ड, ये ईएस का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होती है ईएसई, उसका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, परसेंटेज इलोंगेशन लेस देन डेट ऑफ माइल्ड स्टील बार, परसेंटेज इलोंगेशन मोर देन डेट ऑफ माइल्ड स्टील। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, HYSD बार में जो परसेंटेज इलोंगेशन होता है वो कम होता है क्योंकि वो ब्रिटल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ स्ट्रक्चरल स्टील कंप्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ L effectively held in position and restrained against rotation at one end but neither held in position nor restrained against rotation at the अदर एंड। ये जो क्वेश्चन है ये IS कोड से डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर IS कोड 800-1984 का स्क्रीनशॉट लगाया है, ठीक है। 2007 में भी सेम ही है। तो इसमें आप ये कंडीशन देख लो, ठीक है। जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन देख के इसमें क्या कंडीशन दी हुई है, कंप्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ L इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रीस्ट्रेंड अगेन रोटेशन एट वन एंड बट नॉट हेल्ड इन पोजिशन। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा याद रख लेना, ये टेबल, ठीक है। इसमें अलग अलग कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 210 ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, लेकिन इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे क्योंकि हमने जो 4 ऑप्शन थे उनको भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।